हेलो दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया सब्जेक्ट के जो कि प्रथम प्रश्न पत्र है के राजन सीरीज का बहुविकल्पी प्रश्न को पढ़ेंगे। बहुविकल्पी प्रश्न का ये तीसरा क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 140 तक पढ़ लिया था। प्रश्न संख्या 141 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। यह परिभाषा है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो इसका ऑप्शन अ सही है, रूथ बेरडिक्ट की। ये रूथ बेरडिक्ट की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 142 है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन अ है पदार्थ, ब है प्रत्यय, स प्रतिभा और द संवेदना। तो इसका जो सही उत्तर है पदार्थ। पदार्थ जो है ये चिंतन के में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 143 है, बालक के कोषों और पेशियों में सब समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। ऑप्शन अ है प्रत्यक्षीकरण, ब है परिपक्वता, स है समंजन और द है आत्मसातन। तो इसका जो सही उत्तर है परिपक्वता। समय के साथ उनमें उनके पेशियों कोषों और पेशियों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। प्रश्न संख्या 144 है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उसके वाहक होते हैं। ऑप्शन अ है डीएनए, ब पीजीएन, स है आरएनए और द है जीन्स। तो इसका जो सही उत्तर है जीन्स है। प्रश्न संख्या 145 है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो इसका जो सही उत्तर है प्रश्न इसका ऑप्शन स है, जो 90 से 109 के बीच जिसकी आईक्यू होती है, बुद्धि लब्धि होती है, वो सामान्य स्तर के बालकों की होती है। कभी प्रतिभाशाली का पूछता है, कभी सामान्य का पूछता है, कभी पिछड़े बालक का पूछता है। तो आप सबका एक बार देख लीजिए कि किसका कितना बुद्धि लब्धि होता है। तो जो सामान्य बालक होता है उसका जो बुद्धि लब्धि होता है 90 से 109, जो उससे थोड़ा सा श्रेष्ठ होता है बच्चा, सुपीरियर होता है, उसका 110 से 119 तक होता है बुद्धि लब्धि। उससे जो उत्कृष्ट, उससे जो थोड़ा सा तेज बच्चा होता है उसको उत्कृष्ट बोलते हैं, वेरी सुपीरियर बोलते हैं। उसका बुद्धि लब्धि होता है 120 से 139। और जो सबसे तेज तरार बच्चा होता है उसको प्रतिभाशाली बच्चे के कैटेगरी के अंतर्गत आता है। उसकी बुद्धि लब्धि होती है 140। प्रतिभाशाली का बुद्धि लब्धि पूछता है, प्रश्न पीछे पूछा हुआ है। और जब 90 और 109 से जब नीचे आएंगे तो 80 से 89 तक के बच्चे को मंद बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। और 70 से 79 के बीच को क्षीण बुद्धि, ये भी उससे मंद बुद्धि का ये होता है, क्षीण बुद्धि वाला। और 50 से 59 के बीच, 50 से 69 के बीच मूर्ख के अंतर्गत आता है। 25 से 49 के बीच मूड के अंतर्गत आता है। और 0 से 24 तक के बुद्धि लब्धि के बीच को जड़ बुद्धि कहते हैं। लेकिन इतना आप डिटेल में नीचे नहीं जाएंगे, ऊपर बस याद रखेंगे 140 से ऊपर को प्रतिभाशाली बालक और 90 से 109 को सामान्य बालक, और जो 80 से कम होते हैं वो मंद बुद्धि के अंतर्गत आते हैं। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 146 है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया? इसका ऑप्शन अ है एडवर्ड्स, ब है मर्रे एवं मार्गन। तो इसका जो सही उत्तर है ब है मर्रे एवं मार्गन ने किया था। टीएटी का जो फुल फॉर्म होता है थीमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट होता है, जिसका हिंदी में नाम है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको मर्रे एवं मार्गन ने 1935 में दिया था। प्रश्न संख्या 147 है, बालक के केंद्रक न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका ऑप्शन अ है 46 गुणसूत्र होते हैं। मनुष्यों के बालक में 46 गुणसूत्र होते हैं उनके न्यूक्लियस में, केंद्रक में। और जो 42 है, 42 गुणसूत्र होते हैं गेहूं के जड़ में होते हैं। और जो 50 है, भारतीय भैंस जो होती है उसमें उसके सेल में 50 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न संख्या 148 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? ऑप्शन अ है सीएटी,
ब है TAT, स है MAT और द है भाटिया बैटरी। तो जो बुद्धि का परीक्षण है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। इस परीक्षण का नाम ही है भाटिया बैटरी बुद्धि परीक्षण। तो ये बुद्धि का मापन करता है। प्रश्न संख्या 149 है, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है अ है 6 से 10 वर्ष के बीच की आयु जो होती है बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 150 है, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो इसका जो सही उत्तर है अ है 11 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र को किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। प्रश्न संख्या 151 है, संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत है। तो संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत, इसका ऑप्शन है पॉलाव का, ब स्किनर का, स फ्रावेल का और द डाल्टन का। तो इसका जो सही उत्तर है अ पॉलाव का। पॉलाव का जो सिद्धांत था वह संबद्ध प्रक्रिया का सिद्धांत था। अब पॉलाव ने कुत्ते पे अपना प्रयोग किया था। इसका ऑप्शन ब है स्किनर। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहे पे किया था और फ्रावेल ने किंडरगार्टन पद्धति का शिक्षण विधि दिया था जिसके अंतर्गत बालक को नन्हा पौधा, शिक्षक को माली और विद्यालय को बाग माना जाता है। और डाल्टन ने प्रयोगशाला विधि दिया था। प्रश्न संख्या 152 है, चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। ऑप्शन है अंतर्बोध सिद्धांत, ब है समग्र सिद्धांत से, स है पूर्णाकृति सिद्धांत से और द है सभी से। तो इसका जो आंसर द है सभी से हो जाएगा। ये सबका नाम मतलब जो कोहलर ने दिया था अंतर्दृष्टि सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत और अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये सब सिद्धांत कोहलर ने दिया था चिंपैंजी पे, वनमानुष पे आधारित दिया था। प्रश्न संख्या 153 है, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था, कई बार आ चुका है ये। इसका ऑप्शन अ सही है। प्रश्न संख्या 154 है, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संवेगात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, ब्रूनर। प्रश्न संख्या 155 है, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं से में विभेद करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। तो यह स्तर कौन सा होता है? तो पहला है इंद्रजनित गामक अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा विभेद नहीं कर पाएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। वह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक की उम्र तक होती है। तो इसमें बच्चा वस्तुओं के में विभेद कर पाएगा, उनके जो परिवेश है और उसमें विभेद करना शुरू करता है। तो यही इसका सही उत्तर होगा। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। 100 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 या 12 वर्ष तक होता है। और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये 7 वर्ष 11 या 12 वर्ष से लेकर 15 या 16 वर्ष तक की अवस्था होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसको जीन पियाजे ने दिया था। प्रश्न संख्या 156 है, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुएं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है वह स्तर है। तो ऑप्शन है इंद्रियजनित गामक अवस्था। इसमें बच्चा तर्क नहीं करेगा। 0 से 2 वर्ष में बच्चा तर्क नहीं करेगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है 2 से 7 वर्ष, इसमें भी बच्चा विभेद करना तो शुरू करता है लेकिन तर्क करना भी प्रारंभ नहीं करता है। तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था होती है 7 से 11 या 12 वर्ष के एज तक। तो ये यही सही उत्तर हो जाएगा। द है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये 12 या 13 वर्ष से 15 या 16 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व माना जाता है, मतलब मानसिक रूप से। तो ये आंसर नहीं होगा। जो तर्क करना प्रारंभ करता है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न संख्या 157 है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया? तो अभी ऊपर जो हम लोग 2 प्रश्न पढ़े हैं, यही जो 4 अवस्थाएं हैं, इंद्रियजनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और द है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यही जो 4 अवस्थाएं हैं इसी को जीन पियाजे ने दिया था। तो यही प्रश्न पूछा है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जीन पियाजे। प्रश्न संख्या 158 है, थार्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए? तो थार्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे और गौड़ नियम 5 दिए थे। तो
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 100 हो जाएगा 5। अब कौन कौन से दिए थे 5 नियम, तो इनके गौड़ नियम के अंतर्गत आता है, पहला आता है बहु अनुक्रिया का सिद्धांत, दूसरा है मानसिक दशा का सिद्धांत, तीसरा है तत्व प्रबलता का नियम, और चौथा है साचार्यात्मक स्थानांतरण, पांचवा है सादृश्य अनुक्रिया का नियम। ये 5 गौड़ नियम थे और 3 जो मुख्य नियम थे वो भी पूछता है। पहला था तत्परता का नियम, दूसरा था प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम, और तीसरा था अभ्यास या प्रयास का नियम। ये आपको याद होना चाहिए। प्रश्न संख्या 159 है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? ऑप्शन अ है प्यास, ब है भूख, स है निद्रा और द है प्रतिष्ठा। तो इसका जो ऑप्शन द सही हो जाएगा, प्रतिष्ठा। प्रश्न संख्या 160 है, सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। देखिए यहाँ पे आ गया पुनः स्मरण, यानी सीखी हुई सामग्री को पुनः स्मरण करने में यानी याद करने में हम विफल हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? विस्मरण, यानी भूल गए हैं, उसको वापस नहीं आ पा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन अ है विस्मरण, यही सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 161 है, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन है परीक्षण करने की प्रवृत्ति, ब है स्मृति, स्मृति नहीं होगा, जहाँ भी ये याद करना आएगा, स्मृति आएगा, रटना आएगा, वो सही उत्तर नहीं होगा। स है अनुशासन और द है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो इसका जो द सही उत्तर हो जाएगा प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। प्रतिस्पर्धा मतलब होता है एक दूसरे से कंपटीशन, सकारात्मक कंपटीशन, कि सारे टीचर्स को अपने वो कंपटीशन प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति पैदा करेगा, जिससे कि वो और अच्छे से एक दूसरे को देखते हुए अच्छे से शिक्षण कार्य करें। प्रश्न संख्या 162 है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतया होता है। तो ऑप्शन है डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार, पठन संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहते हैं। ब है डिस्ग्राफिया, इसी को लिखने में कठिनाई को डिस्ग्राफिया कहते हैं। शारीरिक रूप से अक्षम होता है जो बालक, उसको लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका जो ऑप्शन ब है यही सही उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन जो द दिया है डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया जो होता है गणितीय संबंधी विकार होता है, गणित के गणना संबंधी विकार होता है, उसको डिसकैलकुलिया कहा जाता है। जो ऑप्शन स है डिसमीथिया, डिसमीथिया एक प्रकार का एक मानसिक विकार है जिसमें क्षण भर में गुस्सा आने लगता है, जिसको डिसमीथिया हो जाता है, उसको थोड़े समय में गुस्सा आने लगता है और अपने काम से वो संतुष्ट नहीं होता है और खुद को बेकार समझना जैसे नकारात्मक विचार उसके अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे इंसान को उसको डिसमीथिया हो जाता है। तो ये डिसमीथिया एक तरह का ये भी विकार है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है वह है डिस्ग्राफिया। प्रश्न संख्या 163 है, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है साकोवाज तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे पठन संबंधी विकार है, पढ़ने में प्रॉब्लम है, साकोवाज पढ़ ले रहा है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ ले रहा है, वो उसमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है। तो पठन संबंधी विकार को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा है डिसलेक्सिया कहते हैं। इसके ऊपर भी आया था, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, डिसलेक्सिया इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 164 है, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इनको कहते हैं। ऑप्शन है व्यक्तिगत समानता, जब भिन्न व्यवहार करते हैं तो व्यक्तिगत समानता तो होगी नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। वह है व्यक्तिक भिन्नता, तो भिन्नता आया है व्यक्तिक भिन्नता, यही सही उत्तर हो जाएगा। यह 100 ऑप्शन था और वो दोनों ये भी नहीं होगा और द कोई नहीं ये भी नहीं होगा, इसका जो ब आंसर है यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 165 है, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता हैं। ऑप्शन है क्रो एंड क्रो, ब फ्रावेल, स है किलपैट्रिक और द है डगलस। तो इसका जो सही उत्तर है स किलपैट्रिक। प्रश्न संख्या 166 है, वह विधि जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। ऑप्शन है प्रश्नावली विधि, ब मापन रेखा विधि, स मनोनीत विधि या द कोई नहीं। तो इसका जो ब उत्तर है ये सही हो जाएगा, ब ऑप्शन मापन रेखा विधि। प्रश्न संख्या 167 है, बालक का विकास का प्रमुख आधार है अ वंशानुक्रम, ब वातावरण, स उपयुक्त अ व ब दोनों या द कोई नहीं। तो इसका जो 100 आंसर है
व ब दोनों, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालक का विकास को माना गया है कि 50% योगदान वंशानुक्रम का होता है, मतलब उसके माता पिता के जीन से मिलता है उसको, और जो 50% उसके व्यवहार का विकास जो भी डिपेंड करता है वो वातावरण पे करता है। तो यानी दोनों का बराबर सहयोग है, मतलब दोनों का बराबर योगदान है, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बराबर योगदान से बच्चे का विकास होता है। प्रश्न संख्या 168 है, वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाला गुण है। यह कथन रूथ बेनेडिक्ट का है। इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 169 है, बाल विकास की अवस्थाएं हैं। ऑप्शन है शैशवावस्था, ब है बाल्यावस्था, स है किशोरावस्था, या द उपयुक्त सभी। इसका जो ऑप्शन द है उपयुक्त सभी, यही सही उत्तर है, क्योंकि ये तीनों अवस्थाएं बाल विकास की अवस्थाएं हैं। प्रश्न संख्या 170 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होता है। ऑप्शन देखते हैं। अ है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कर पाते हैं, ये गलत आंसर है। ब है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये सही लग रहा है। बाकी भी ऑप्शन देखते हैं। स है शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, ये नहीं होगा, शिक्षकों की उनको भी आवश्यकता पड़ती है। द है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, ऐसा नहीं है, वो बहिर्मुखी भी हो सकते हैं, बहिर्मुखी भी होते हैं, वो उभयमुखी एक तरह से होते हैं, उनमें दोनों गुण होता है। तो इनका जो ऑप्शन ब है अपने, तो इसलिए वो इसका द आंसर नहीं होगा, क्योंकि वो अंतर्मुखी बस दिया है। तो इसका ब आंसर है अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, यही जो पॉजिटिव आंसर है, यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 171 है, आरटीई 2009 कब से लागू हुआ। आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि ये 2009 में जो पारित हुआ था, तो ये कब लागू हुआ। तो इसका जो सही उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। अब आरटीई 2009 में क्या कहा गया था। आरटीई 2009 में 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। तो इसका जो ऑप्शन स है, यही सही उत्तर हो जाएगा। 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 172 है, जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, वह अधिगम की कौन सी विधि होती है। इसका ऑप्शन अ है स्व अधिगम, ब सामग्री अधिगम, और स है परीक्षण करके सीखना, और द है तथ्यात्मक अधिगम। तो यहाँ पे इसमें प्रश्न में ही दिया है स्वयं परीक्षण करके करता है, तो यहाँ पे परीक्षण करके सीखना, यही सही उत्तर हो जाएगा स। प्रश्न संख्या 173 है, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इसका ऑप्शन अ है कोहलर थे, इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 174 है, व्योगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं। ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, ब बाल्यावस्था, स पूर्व किशोरावस्था, या द किशोरावस्था। तो इसका जो ऑप्शन द है सही हो जाएगा, किशोरावस्था। प्रश्न संख्या 175 है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। ऑप्शन है पुनर्बलन, ब है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, स है व्यक्तिगत भिन्नताएं, और द है शिक्षार्थी स्वायत्तता। तो इसका जो ऑप्शन द है, यही सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षार्थी स्वायत्तता। प्रश्न संख्या 176 है, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। ऑप्शन अ है कोहलबर्ग, ब है व्योगोत्स्की, स है जीन पियाजे, और द है वाटसन। तो इसका जो सही उत्तर है ब हो जाएगा, व्योगोत्स्की। प्रश्न संख्या 177 है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसी का एक पार्ट है। तो इसका जो मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा, जीन पियाजे। देखिए जीन पियाजे, व्योगोत्स्की और कोहलबर्ग और स्किनर, ये सब बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ये सब सीटेट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी जब हम लोग
लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे उसमें आएगा तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग केवल बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो जो आंसर सही है मैं केवल उसको बता रहा हूँ, आप इतना ही ध्यान रखिए और आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 178 है, वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो इसका ऑप्शन अ है जीन पियाजे। जीन पियाजे से ही इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 179 है, सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक का है? तो कोहलर का है। प्रश्न संख्या इसका ऑप्शन नंबर 2 ब सही हो जाएगा, कोहलर। प्रश्न संख्या 180 है, किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त करने वाले गुण हैं? तो जो इसका ऑप्शन अ है रूथ बेंडिक्स का ये कथन है। कथन में आप सीधे उसको याद रखेंगे, एक दो बार पढ़ लेंगे वो तैयार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181 है, किसने कहा सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, हरलाक ने ये कहा था। प्रश्न संख्या 182 है, क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं? तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, किंग एम थॉर्नडाइक। प्रश्न संख्या 183 है, अधिक तनाव का काल है? अ शैशवावस्था, ब किशोरावस्था, स बाल्यावस्था या द प्रौढ़ावस्था? जो सबसे तनाव का काल होता है वो किशोरावस्था होता है, क्योंकि बच्चे के शारीरिक परिवर्तन, बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा होता है, उसको समझ में नहीं आता है, जिससे वो काफ़ी तनाव में रहता है। प्रश्न संख्या 184 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन अ है चढ़ना, ब है फुदकना, स है दौड़ना और द है लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का मतलब होता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, गतिक मतलब गति करना, कौशल मतलब होता है उसमें प्रशिक्षण, जो भी मतलब वो सीख रहा है वो अधिगम कौशल। तो मतलब जिसमें सबसे कम गति हो उस ये किस में होगा? चढ़ने में तो पूरा शरीर हिलेगा, मतलब वो चढ़ेगा, उसमें ज़्यादा गति होगा। फुदकने में भी पूरा शरीर सक्रिय रहेगा और दौड़ने में भी पूरा बॉडी सक्रिय रहेगी। लेकिन जो लिखना है ये सबसे कम गति में ये काम हो सकता है, तो लिखना ये सूक्ष्म गति कौशल में आएगा। इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 185 है, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? ऑप्शन अ है मेरा प्रिय मित्र, ब है मेरा पड़ोसी, स है मेरा परिवार और स है मेरा विद्यालय और द है मेरा परिवार। तो इसका जो सही उत्तर है द हो जाएगा, मेरा परिवार। क्योंकि जब नर्सरी में बच्चा जाता है पहली बार स्कूल तो अपने घर से जाता है और अपने परिवार से सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है। उसके पहले वो कहीं गया नहीं रहता है पढ़ने के लिए, चाहे भी ऐसे भी सबसे ज़्यादा वो अपने परिवार से जुड़ा रहता है, तो उसको परिवार के बारे में पढ़ाना सबसे उचित होगा, क्योंकि वो उसके बारे में फैमिलियर है। प्रश्न संख्या 186 है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय, किसके सिवाय? ऑप्शन अ है विद्यार्थी की त्रुटियां, ब है विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, स विद्यार्थियों की क्षमताएं और द है विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। तो इसका जो सही उत्तर है इसका ऑप्शन अ है विद्यार्थियों की त्रुटियां। प्रश्न संख्या 187 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश की समस्या के साथ संबंधित है? तो ये फिर से प्रश्न रिपीट हो गया। डिसलेक्सिया जो होता है ये पठन संबंधी, पढ़ने से संबंधी विकार है, तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा। लिखने से संबंधित विकार को कहते हैं, जो ऑप्शन ब में दिया है, डिस्ग्राफिया। और बोलने से संबंधित को, तो ये पढ़ने से संबंधित के अंतर्गत आ जाएगा। बोलने से संबंधित कोई विकार नहीं होता है, और जो बच्चे बोलने में कठिनाई महसूस करता है या नहीं बोल पाता है उसको मूक बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, गूंगा बोल सकते हैं। ये विकार नहीं होता है, पढ़ने से संबंधित विकार होता है। और द है बोलना और सुनने, ये तो होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन अ ही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 188 है, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है? ऑप्शन है योगात्मक कार्य। बच्चा योगात्मक कार्य ये उचित तरीका नहीं होगा। प्राथमिक बच्चा बहुत छोटा होता है और ये उचित आकलन का तरीका नहीं होगा। पोर्टफोलियो से बच्चे का विकास देखा जा सकता है कि किस क्षेत्र में कमियां हैं, लेकिन उसका आकलन उतना सक्रिय मतलब प्रभावी रूप से नहीं देखा जा सकता है पोर्टफोलियो से। स है आवर्धिक परीक्षाएं और द है गृह कार्य। तो इसका जो सही उत्तर है द है गृह कार्य, गृह के द्वारा उनका आकलन किया जाता है। प्रश्न संख्या 189 है, किसी अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक
बार आने वाली संख्या कहलाती है? ऑप्शन अ है माध्य, ब बहुलक, स माध्यिका और द ओजाइव। तो इसका जो सही उत्तर है ब हो जाएगा बहुलक। जो सबसे अधिक बार संख्या आती है उसको बहुलक कहते हैं। ऑप्शन है माध्य। माध्य का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। माध्यिका जो होती है आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटती है, जो सबसे बीच का होता है उसी को माध्यिका कहते हैं। प्रश्न संख्या 190 है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? तो जो इसका ऑप्शन स है 3 प्रकार बताए हैं। प्रश्न संख्या 191 है, बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं। ऑप्शन अ है बिने, ब कोहलर, स फ्रावेल और द कोहलबर। इसका जो सही उत्तर है अ बिने। बिने बुद्धि परीक्षण के इकाई के जनक हैं। प्रश्न संख्या 192 है, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन अ है थर्स्टन, ब कोहलबर्ग, स कोहलर, द फ्रावेल। तो इसका जो सही उत्तर है अ थर्स्टन, समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। प्रश्न संख्या 193 है, बुद्धि सीखने की योग्यता है कथन है। ऑप्शन है बकिंघम, ब फ्रावेल, स थर्स्टन या द कोहलर। इसका जो सही उत्तर है अ है बकिंघम। प्रश्न संख्या 194 है, पिछड़े बालक वे हैं। ऑप्शन है अ है जिनके सीखने की गति धीमी होती है। हाँ, ये भी पिछड़े बालक में आते हैं। ब है जिनकी बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 के बीच होती है। तभी हम लोगों ने पढ़ा है जो भी बच्चा 90 से नीचे होते हैं, 90 से जिनका भी नीचे बुद्धि लब्धि होता है वो पिछड़े बालक में आते हैं। तो ये भी सही उत्तर होगा। स है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित हैं। तो ये भी इसका सही उत्तर होगा, ये भी पिछड़े में ही आएंगे। और द है उपयुक्त सभी। तो देखिए इसमें सब सही है, इसलिए इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 195 है, डैश के कारण प्रतिभाशीलता होती है। ऑप्शन है मनोसामाजिक कारकों, ब आनुवांशिक रचना, स है वातावरणीय अभिप्रेरणा और द है ब तथा स दोनों का संयोजन। तो जो इसका ऑप्शन द है यही सही हो जाएगा, ब तथा स दोनों का संयोजन। तो प्रतिभाशालिता के कारण किसके कारण होता है? देखिए ब क्या दिया है, आनुवांशिक रचना, और स है वातावरणीय रचना। बालक के विकास का या फिर उसके प्रतिभाशाली होने का या फिर उसके पिछड़े बालक होने का जो पूरा जिम्मेदार होता है वो 50% आनुवांशिक होता है, मतलब बच्चे के विकास में, और 50% वातावरण के कारण होता है। यही दोनों कारक होते हैं उसके प्रतिभाशाली होने के। ये दोनों सही हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन द सही होगा, ब तथा स दोनों का संयोजन। प्रश्न संख्या 196 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। ऑप्शन है निःशक्त बच्चे, निःशुल्क बच्चे होगा यहाँ पे। देखिए निःशक्त बच्चे, अच्छा निःशक्त है। इसका ऑप्शन ब है 6 से 14 आयु वर्ष के बच्चे, ये भी सही है। और स है 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे, ये नहीं होगा। 6 से 14 वर्ष के जो ऊपर वाला दिया है यही सही होगा। 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं हुआ था। और द है बच्चों की नियमित उपस्थिति। तो यह नहीं पूछा है, तो जो गलत आंसर है वही सही उत्तर होगा। तो जो इसका ऑप्शन स है 14 से 18 वर्ष के बच्चों की आयु के बच्चे, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके आगे है प्रश्न संख्या 197, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो क्या करेंगे? ऑप्शन है आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे, ब है आप बच्चे को अंग्रेजी बोलने को मजबूर करेंगे। ये नहीं होगा क्योंकि मजबूर नहीं कर सकते हैं। आप बच्चे से अंग्रेजी में पहला है बात करेंगे तब भी बच्चा अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा, क्योंकि वो अनपढ़ माँ बाप का बच्चा है, वो घर पे अंग्रेजी नहीं जानता है। जो भी सीखेगा आपके यहाँ मतलब विद्यालय में ही सीखेगा, तो आप डायरेक्ट उससे अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते हैं। स है आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी नहीं होगा। उसको क्यों रोकेंगे? क्योंकि उसको मातृभाषा ही बस आती है, जब वो भी रोक देंगे तो वो बोलेगा ही नहीं। द है आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसको कहते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, मतलब कि एक मीडियम की आवश्यकता होती है इसमें, एक तीसरे भाषा की, जो उसके पास बच्चे के पास है मातृभाषा, उसके सहयोग से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। यही सही उत्तर हो जाएगा द। प्रश्न संख्या 198 है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन अ है अन्य सामान्य बालकों के साथ, ब है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा,
स है विशेष विद्यालय में, और द है विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ। तो जो समावेशी शिक्षा है इसी पे बल देता है कि बच्चा थोड़ा कमज़ोर भी है, असामान्य है और उसको थोड़ा सा कमज़ोर भी है, तो उसको अतिरिक्त सहायता दे के शिक्षक का उसको अन्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। इसलिए इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, अन्य समान बालकों के साथ। प्रश्न संख्या 199 है, विशेष शिक्षा संबंधित है। ऑप्शन अ है मेधावी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा से, ब है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से, स है अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से, और द है पिछड़ी बुद्धि के विद्यार्थियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम से। तो इसका जो विशेष शिक्षा संबंधित है, तो जो इसका ऑप्शन ब है कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। जो बच्चे थोड़ा ज़्यादा जिनमें कमियां होती हैं, जो जन्मजात ही जो मूड होते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, जो सीख नहीं सकते सामान्य बच्चों के साथ, उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो वही आते हैं तो विशेष शिक्षा से संबंधित। तो इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से। प्रश्न संख्या 200 है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता है, यह विशेषता है। ऑप्शन अ है प्रतिभाशाली बालक की, ब है सामान्य बालकों की, स है सृजनशील बालकों की, और द है सभी बालकों की। तो जो बालक अपने वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजग होता है तो वो सृजनशील बालक होता है। इसलिए इसका ऑप्शन स सही हो जाएगा, सृजनशील बालकों की। प्रश्न संख्या 201 है, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है। ऑप्शन है दृष्टि दोष, ब है श्रवण दोष, और स है मूक बधिर, और द है मंद बुद्धि। तो जो इसका ऑप्शन द है मंद बुद्धि, यही जन्मजात हो सकती है। केवल दिया है, मतलब केवल जन्मजात होती है। ये मंद बुद्धि के जो बालक होता है ये केवल जन्मजाति होगी, बाद में वो मंद बुद्धि नहीं हो सकता। अगर जो पहले से तेज है और जो सामान्य बालक है या प्रतिभाशाली बालक है तो बाद में वो नहीं हो सकता है, उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन जो ऑप्शन अ है दृष्टिबाधित, ये एक्सीडेंट से हो सकता है। बच्चा पहले सही हो, बाद में उसको दुर्घटनावश वो दृष्टि दोष उसमें आ सकता है। श्रवण दोष भी है कि उसके मतलब कान में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस श्रवण दोष उसमें आ जाएगा, और मूक बधिर हो जाएगा, मतलब मुंह से भी ना बोले और सुनाई भी ना दे। ये भी संभावना है कि वो जन्म के बाद भी हो सकता है, लेकिन जो मंद बुद्धि है ये केवल जन्मजाति होगा। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 202 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं। ऑप्शन है पिछड़े बालक, ब विशेष, स है बाल अपराधी, और द है मानसिक रूप से कमजोर। तो इसका जो अ है पिछड़े बालक कहे जाते हैं, जो भी जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रहती है, यानी कितना 90 से कम रहती है जिनकी बुद्धि लब्धि, वो पिछड़े बालक में आते हैं। प्रश्न संख्या 203 है, निम्न में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। इसका ऑप्शन अ है डेसीमीटर, डेसीमीटर ये लंबाई का मात्रक है, ब है डेसिबल, स है डेसीपाइन, और द है डेसीबिन। तो जो इसका ऑप्शन ब है यही सही उत्तर हो जाएगा, डेसिबल। ध्वनि को डेसिबल में नापते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 204 है, स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता किस रूप में पाई जाती है। ऑप्शन है शारीरिक, ब मानसिक, और स है रुचि, और द है सभी। तो इसका जो सभी प्रकार की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चों में पाई जाती है, शारीरिक रूप से भी, मानसिक से भी, और रुचि के रूप में भी। तो इसका ऑप्शन द सही हो जाएगा, सभी। प्रश्न संख्या 205 है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए अ है समावेशी शिक्षा, ब है विशेष शिक्षा, और स है समेकित शिक्षा, और द है कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है असमावेशी शिक्षा, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 206 है, अलेक्सिया है। अलेक्सिया या डिसलेक्सिया एक ही चीज होता है, मतलब दोनों का नाम थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन एक ही को बोलते हैं। डिसलेक्सिया मतलब होता है पढ़ने संबंधी अक्षमता। क्योंकि ये प्रश्न रिपीट हो रहा है लेकिन यहाँ पे अलेक्सिया दे दिया है, नाम बदल के दे दिया है, तो फिर भी इसका आंसर एक ही होगा, पढ़ने की अक्षमता। इसका जो अगला प्रश्न है 207, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन आते हैं। अ पिछड़ा बालक, ब प्रतिभाशाली बालक, स है मंद बुद्धि बालक, या द ये सभी।
तो इसका जो ऑप्शन द है ये सभी। प्रतिभाशाली बालक भी विशेष बालकों की श्रेणी में आएगा और मंद और पिछड़ा बालक भी विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं। जो सामान्य बस बालक होते हैं वही जो सामान्य होते हैं वो सामान्य होते हैं, बाकी सब जो प्रतिभाशाली होता है वो भी, यानी जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो भी, और पिछड़े बालक ये सब विशेष बालकों की श्रेणी में आते हैं। प्रश्न संख्या 208 है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। कथन है, यह कथन किसका है? ड्रेवर का। याद रखेंगे आप, वह इसका उत्तर सही हो जाएगा ड्रेवर। प्रश्न संख्या 209 है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अ विचारों में सृजनात्मक, ब है दूसरों के साथ, स है अभिव्यक्ति में अनूठापन, द है कौतूहल। तो देखिए प्रतिभाशाली होने का संकेत ये सभी हैं, लेकिन ब से कोई अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो रहा है, दूसरों के साथ। तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं पूछा हुआ है। तो जो गलत ऑप्शन होगा वही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 210 है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, प्रश्न अ है, इसका ऑप्शन अ है, बार बार उनकी परीक्षा होगी। ये नहीं होगा बार बार परीक्षा होगी तो वो अपने क्षमताओं को कैसे विकसित कर पाएंगे, ये ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न संख्या ब है, ऑप्शन ब है, वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। तो ये भी क्षमता, ये भी उत्तर सही नहीं होगा। यहाँ पे पूछा है क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, तो ये नहीं होगा। और द है, वे निजी कोचिंग कक्षाओं को पढ़ेंगे, ये भी उत्तर नहीं होगा। और स ऑप्शन है, उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। तो जब प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को विकसित करेंगे, जब उनको अन्य बालकों से थोड़ा अलग किया जाएगा और उनको विशेष आवश्यकता, मतलब उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा, उनको दिशा निर्देश किया जाएगा, तभी उनका अच्छे से विकास हो पाएगा उनकी क्षमताओं का। तो इसका जो ऑप्शन स सही है, जो इसका ऑप्शन स है यही सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 211 है, समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। ऑप्शन है समुदाय के समर्थन पर, ब है पाठ्य पुस्तकों की उत्कृष्टता पर, स है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर, द है शिक्षक में अभिवृत्तिगत परिवर्तन पर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा स, शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर समन्वित शिक्षा सफलता निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 212 है, निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? अ है मानसिक मंदता, ब डिसलेक्सिया, स है अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, और द है ऑटिज्म। तो इसका जो सही उत्तर है डिसलेक्सिया हो जाएगा, ये विशिष्ट अधिगम विकलांगता है। और देखिए जो स है अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर, ये उसको कहते हैं, इसमें बच्चा बहुत चंचल होता है और वो किसी एक चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। जैसे कि उसको क्लास में पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ समझा रहे हैं तो वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, वो मुश्किल से किसी भी चीज़ पे 10 सेकंड 5 सेकंड 20 सेकंड तक केंद्रित करता है, फिर उसका ध्यान भटक जाता है। इसी को कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। लेकिन ये आंसर नहीं है, ऑप्शन में है तो आप जान लीजिए इसके बारे में। लेकिन इसका जो सही उत्तर है ब है डिसलेक्सिया। प्रश्न संख्या 213 है, जन्म के समय चोट तथा भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है। ऑप्शन है जैविक मंदता, ब है पारिवारिक मंदता, स है आकस्मिक मंदता, और द है चिकित्सा मंदता। तो जो भी जन्म से पहले उसमें मंदता होगी, चाहे जो भी प्रॉब्लम होगा बच्चे में, वो जैविक मंदता होता है। तो अभी भ्रूण में ये मतलब अभी गर्भ में बच्चा है, अभी जन्म नहीं लिया है, तो जैविक मंदता के अंतर्गत आएगा। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 214 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? इसका ऑप्शन अ सही है, बेंडूरा ने। प्रश्न संख्या 215 है, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका ऑप्शन अ सही हो जाएगा, चॉम्स्की ने। यहाँ चॉम्स्की है, कई जगह चॉम्स्की देता है, नॉम चॉम्स्की इनका पूरा नाम है। प्रश्न संख्या 216 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं। तो प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक जॉन डुई है। इसका ऑप्शन नंबर ब सही है। प्रश्न संख्या 217 है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक हैं। तो इसका जो सही उत्तर है व्योगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने बताया था कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा समाज से सबसे ज़्यादा सीखता है, उसे अंतःक्रिया करके सीखता है। इसका ऑप्शन अ सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 218 है, जॉन डुई द्वारा
समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण हैं। ऑप्शन है पब्लिक विद्यालय, ब है सामान्य विद्यालय, स है प्रगतिशील विद्यालय या द है फैक्ट्री विद्यालय। इसका सही उत्तर है स प्रगतिशील विद्यालय। इसको लैब विद्यालय के उदाहरण है, मतलब जॉन डुई के अनुसार। प्रश्न संख्या 219 है, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? इसका ऑप्शन ब सही हो जाएगा, अभिवृद्धि के मापन से संबंधित है। तो इसी के साथ राजन सीरीज का ये बाल विकास का बहुविकल्पी प्रश्न समाप्त होता है और अगले क्लास से हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी बीटीसी डीएलएड कर रहे हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।